हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी इंग्लिश नंबर 1 चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। जैसा कि आपको फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ साथ उन सब के आंसर अच्छे से आ रहे, इस बात की मैं बहुत खुशी हुई। बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस भी आ रहा है। बस आप इसी तरह मेहनत करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपके फॉर्मूले में और किए गए गणनाओं में सुधार होगा बच्चों। तो इसलिए प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आज की हमारी टॉपिक है लेक्चर 3। इसके पहले लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या देखा? लेक्चर 1 में हमने 2 यूनिट को ऑब्जर्व किया था, द्रव्यमान प्रतिशतता और याद करिए मोलरता। लेक्चर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया पिछली क्लास में उसका छोटा भाई मोललता, जिसको दिखाया स्मॉल एम से। तो हमने पाया कि मोललता का फॉर्मूला था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, या तो किग्रा में और या तो क्या ग्राम में। उसके बाद हम लोगों ने पाया मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है? मोलरता और नॉर्मलता में संबंध हमने पा गए। उसके बाद एक स्टेप हम लोग और बढ़े, चले गए मोल अंश पे। अब इसी को या तो मोल अंश कहा या तो मोल प्रभाज कहा। एक छोटा सा डेफिनेशन आया कि मोल अंश या मोल प्रभाज में जितने भी विलेय के मोलों का अनुपात, मोलों की संख्या थी, और कुल मोल मतलब विलेय और विलायक के दोनों मोलों का जो योग अनुपात था, उसी को कहा क्या? मोल अंश। और उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग क्या चले गए? पीपीएम, तो 10 पे घाते 6 याद रखिएगा। और क्या देखा? पीपीबी। और जाते जाते आपको ये एक छोटा सा होमवर्क देके गए थे बेटा। होमवर्क इसीलिए देखते हैं कि हमारे कितने बच्चे हमारे टेलीग्राम या हमारी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे बच्चे हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 20% ग्लूकोज के, मतलब आपको जो दिया है, जब भी प्रतिशत होगा तो याद रखिएगा 100%। अब उस 100 में 20 ग्राम क्या है? ग्लूकोज। मतलब आपको दिया है विलेय का भार। विलेय के भार को दिखाते हैं बच्चों स्मॉल w, 20 ग्राम। अब विलेय का अणुभार mw, कौन? ग्लूकोज, C6H12O6। तो 12 होता है कार्बन का, तो 12 गुणे 6, 1 गुणे 12 और 16 गुणे 6, 12 छंग 72, 12 कम 12, 16 छका 96। सबको जोड़ दीजिए, देखिए आया कितना? 180 ग्राम। अब यहीं से इसका निकाल लीजिए मोल। क्या? W बाई MW, मतलब 20/180। 1 0 से 1 0 कटा, 2 1 कम 2, 2 9 18, मतलब 1/9 आया किसका? विलेय का मोल। उसी तरह अगर हम विलायक की बात करेंगे तो ग्लूकोज किसमें घुला है? तो जल में। जल हमारा विलायक है। कितनी मात्रा? तो जितना विलेय दिया उसमें से विलायक को क्या करिए? घटा दीजिए। विलेय आपको दिया कितना? विलेय आपको दिया है 20, तो विलायक का भार हो गया आपके पास, विलायक का भार हो गया कितना?
देखिए बेटा 80। अब विलायक कौन है? विलायक हमारा है जल। जल्दी जल्दी, विलायक है हमारा जल। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? विलायक है हमारा क्या? जल। अगर हम विलायक के भार की बात करें तो 80, और इसके साथ साथ हमने देखा विलायक का अणुभार, है ना भाई? अणुभार मतलब MW। जल है तो H2O हो गया। H2O का अणुभार निकालते तो 2 16 कितना हो गया? 18। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? 2 16 हो गया कितना? 18। तो यहां से आप इसके मोल निकालते W/MW। तो W अगर हम बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि W की वैल्यू आ गई आपके पास 80 और MW आपके पास हो गई कितनी? 18। तो इस केस से हमने क्या पाया कि हम लोगों ने मोल अंश कंप्लीट कर लीजिए। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल दे आर कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कैन बी हैव मोल फ्रैक्शन। इजी? चलो जल्दी करो। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है? सन्माया काटो इसको। 2 के पारस कटेगा, 2 9 18, 2 चौका 8, मतलब 40/9। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मोल अंश। किसका? विलेय का। ये आया आपका विलायक है तो कैपिटल N, है ना बेटा? विलायक है तो क्या आ गया? कैपिटल N। अब इसको उठाकर फॉर्मूले में रखो, xn बराबर स्मॉल n और कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू 1/9, 1/9 प्लस 40/9, 9 एलसीएम ले लो, यहां 1 और 40 पलटेगा तो 1/9 गुणे 9/41, 9 से 9 हो जाएंगे कैंसिल। आंसर क्या आएगा? 1/41। बताइए, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि आपके पास अभी एक सुनहरा मौका है। आप हमारे जाकर जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए क्या? शुभम क्लासेस ऐप, जिससे आप जल्दी से पा जाएंगे। अपने अच्छे मार्क्स लाने के सुनहरे मौके। आप देख सकते हैं, आप सिर्फ 2000 की जगह 999 रुपए में इस ऐप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ हैंडराइटिंग नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट 3 ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर, जो आपको अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मददगार होंगे। बिल्कुल बेसिक से चीजें बताई जा रही हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। जितनी जल्दी और जितनी आप तेजी से अपने कार्य को करेंगे, उतनी जल्दी तरक्की आपके कदम चूमेगी। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। आप 7084817009 पे व्हाट्सएप भी करिए। अगर पेमेंट ना हो पा रहा तो पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपना लीजिए। ठीक है? तो जल्दी से हमारी इस बैच से जुड़ जाइए और हमारे बैच से जुड़कर अच्छे मार्क्स लाइए। जल्दी से इसको कॉपी करिए।
देखिए कौन जल्दी कॉपी करता है। फास्ट फास्ट। हो जाए तो यस सर मैं आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आज की, गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। हम लोगों ने एक बात समझ लिया कि विलेयता वह शब्द है जो किसी विलायक में घुलनशील हो जाए, है कि नहीं। अब हमसे कह रहा है कि इसमें गैस विलेय एवं द्रव विलायक होता है, जैसा कि गैसों की द्रव विलेयता। तो इसको समझिए, इसमें गैस विलेय एवं द्रव क्या होता है बेटा, विलायक होता है। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। जिसमें गैस की द्रव में विलेयता को, जिसमें गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा, अवशोषण गुणांक द्वारा, कौन सा गुणांक, अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इसको प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक निम्न है। अब जैसे कह रहे अपने आप तो कोई भी गैस या द्रव में विलेयता होगी नहीं, उसके जरूर कोई ना कोई कारण होंगे जिसकी वजह से वो क्या होगा, घुलनशील हो जाएगा। तो घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कारक की बात करते हैं। अब कारक में सबसे पहला आता है क्या, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। सबसे जरूरी बात, अगर हम विलेयता की बात करेंगे तो विलेयता का मतलब वह घुलनशील पदार्थ जो क्या करे, चीजों को घोल ले। तो सबसे पहला क्या, विलेयता मतलब विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा याद रखिएगा क्या, ताप। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, दाब। देखिए हम लोग के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही कि हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो आपसे कह रहे हैं कि गैसों की द्रवों में विलेयता, यहां द्रव क्या है, विलायक है। जैसे आप सोचिए, हम द्रव ले लेते, द्रव हो गया विलायक। अब द्रव है, इसमें घुल रहा, तो हमें इस बात को ऑब्जर्व करना है कि कौन सी गैस इसमें ज्यादा घुले कि वो अत्यधिक विलायक में घुल जाए। अगर विलायक अगर हम जल लेते हैं तो याद रखिएगा, एक गैस का नाम बता रहे, वो ज्यादातर आता है अमोनिया। अमोनिया गैस एक विलेय है जो क्या करती है, द्रव में घुल जाती है आसानी से, और द्रव में आसानी से घुलकर विलेयता को प्रभावित करती है।
अगर हम ताप की बात करेंगे तो ताप इज प्रोपोर्शनल क्या विलेयता, मतलब ताप हम बढ़ाकर विलेयता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है दाब इज प्रोपोर्शनल क्या विलेयता, कि अगर हम दाब भी बढ़ाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, कि ताप और दाब के द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसी बात को समझाने वाले थे हेनरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले थे, याद करो ओरली आपको बताए थे हेनरी। हेनरी ने अपने नियम में इसी बात को दर्शाया कि किस प्रकार किसी मोलर विलयन की विलेयता दाब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करिए, हेडिंग बनाइए, देखिए हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। कौन? द्रव, मतलब M इज प्रोपोर्शनल P, और हमारे बच्चे जानते हैं जब इस प्रोपोर्शनल हटता है तो एक बराबर का चिन्ह लगता है और एक नियतांक आ जाता है जिससे दिखाते हैं KH। अब याद रखिएगा जहां KH एक प्रकार का क्या है, हेनरी नियतांक, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। एक छोटा सा नोट डाउन करिएगा, यह अक्सर पूछा जाता है, क्या अधिक ऊंचाई पर रहने वाले या ज्यादातर जो लोग पहाड़ों पर होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में ठीक है, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं या अधिक ऊंचाई पे अगर हम लोग जाते हैं तो व्यक्तियों में कम दाब के कारण ऑक्सीजन की कमी किस चीज की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पर्वतारोही, मतलब याद करिए अगर हम लोग पर्वत पे चढ़ते हैं तो जो ऐसे व्यक्ति जो पर्वत चढ़ते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या, पर्वतारोही। व्यक्तियों में एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है एनाक्सिया। एनाक्सिया नामक रोग हो जाता है। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है? हमसे कहा गया हेनरी का नियम, तो हम लोग याद रखेंगे
हेनरी का नियम क्या है? तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, मतलब एम इज प्रोपोर्शनल पी, एम इक्वल टू के एच इंटू पी। एम क्या है? मोलरता, के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक, और पी क्या है? दाब। दाब को हमने पाया कि जैसे अधिक ऊंचाई पर जाएंगे दाब घटेगा और हमारे रक्त में दाब की कमी हो जाएगी। जैसे पर्वतारोही की बात करेंगे तो ऐसे व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है? ऐसे व्यक्ति में रोग हो जाता है क्या? एनाक्सिया। चलिए हम बात करेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। आखिर क्या सीमाएं हैं कि यह नियम नहीं लगेगा? तो सबसे पहला है दाब कम नहीं होना चाहिए, और दूसरा याद रखिएगा ताप अधिक नहीं होना चाहिए। यही दो सीमाएं हैं जो हेनरी के नियम का पालन करवाती हैं। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अणु संख्य गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलेजिएटिव प्रॉपर्टीज। किसकी? विलयन में। विलयन किसका? विलायक और विलेय का। तो हम लोगों ने हेनरी के नियम में देखा कि m इज प्रोपोर्शनल p, मतलब जो मोललता है वो उसके दाब के समानुपाती होती है। अब इस बात का एक और लॉजिक निकल गया कि अगर हम चेक करें हेनरी के नियम की तो दाब कम नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ दाब अधिक नहीं होना चाहिए। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत? नेक्स्ट, विलयन की अणुसंख्य गुणधर्म, जिसे कहा जाता है कि किसी विलयन के वे गुण, किसी विलयन के वे गुण, है ना, जो विलेय के कणों की संख्या, जो विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। एक छोटा सा नोट डाउन करिएगा। कि अणुसंख्य गुणधर्म विलेय की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। क्या कहा? कि किसी विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। नोट, अणुसंख्य गुणधर्म विलेय की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। इस लाइन में कोई दिक्कत है? अब सवाल होगा सर अणुसंख्य गुणधर्म के कितने भाग हैं? तो एक छोटा सा रेखा चित्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको हम फंडा करके बताते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म हम क्या करते हैं, इसे 4 भागों में बांट देते हैं।
जिसमें सबसे पहला ही भाग है वाष्प दाब का अवनमन। क्या? वाष्प दाब का अवनमन। मतलब फॉर्मूला हम लोग के सामने बन के आता है, बहुत इजी, याद होगा आपको, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू एक्स एन। याद करते चलिएगा। दूसरा, क्वथनांक उन्नयन। अभी बिल्कुल मत गड़वाइएगा, सबका बताएंगे कि कैसे फॉर्मूला आएगा। अभी आप क्या करिएगा, फॉर्मूला एक जगह नोट डाउन करते चलिएगा। इस तरह एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। KB इक्वल टू W इक्वल टू KB इंटू MA बाई डेल्टा TB इंटू 1000 इंटू MB। तीसरा, हिमांक अवनमन। अगर हिमांक अवनमन को चेक करें तो कुछ नहीं, बस क्वथनांक आएगा तो फंडा याद रखिएगा, KB, B फॉर बॉइलिंग, और यहां याद कर लीजिएगा KF, F मतलब फ्रीजिंग। MA बाई डेल्टा TF इंटू 1000 बाई MB। फॉर्मूला चेक करिएगा, जल्दी से फॉर्मूला सभी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे तो ये चीजें दिमाग बैठती चली जाएगी और आपको फॉर्मूले के साथ साथ सारी चीजें याद हो जाएंगी। और लास्ट है क्या, परासरण दाब। परासरण दाब जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दिखाते किससे, पाई से। तो हम क्या देख रहे हैं, अणुसंघ के गुणधर्म, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नयन और परासरण दाब। आप एक हेडिंग बना लेना, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अपनी इस टॉपिक की, तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विलियन के थर्ड लेक्चर को विलियन के सेकंड लेक्चर को जोड़कर। सेकंड लेक्चर हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। 20% ग्लूकोज के जलीय विलयन में मोल अंश इतना है, तो बताइए। गैसों की विलेयता, विलेयता 3 भागों में आती है। एक विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी होती है, ताप किसके समानुपाती होता है, विलेयता के, दाब होता है विलेयता के। तो आप पूछता है कि बढ़ती है कि घटती है। उसके बाद हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहा गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, मतलब M इज प्रोपोर्शनल P। P दाब हो गया, M मोललता हो गई और KH हेनरी स्थिरांक। हेनरी के नियम की सीमाएं, दाब कम नहीं होना चाहिए, ताप अधिक नहीं होना चाहिए, और अणुसंघ के गुणधर्म, ये 4 हैं। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल है सब इसी के बेस पे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।